गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको मध्य प्रदेश की नदियाँ पढ़ाने वाली हूँ क्योंकि ये एमपीपीएससी और पटवारी जैसे एग्ज़ामों में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हमारा जो मध्य प्रदेश है उसको नदियों का मायका कहा जाता है। क्यों? उसका कारण यह है क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश से कई नदियों का उद्गम होता है, जैसे नर्मदा, ताप्ती, चंबल। लेकिन उद्गम एमपी से होता है ये, लेकिन ये एमपी के अलावा और कई स्टेट से भी होते हुए बहती हैं, जैसे कि महाराष्ट्र से, गुजरात से, यूपी से। क्योंकि इसका उद्गम यहाँ से होता है लेकिन वो बहती कई राज्यों से, इसलिए इसको नदियों का मायका कहा जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है नदियों के मध्य प्रदेश की नदियों में। हम मध्य प्रदेश में नदियों का अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश में नदियों का अपवाह तंत्र जो है वो 6 अपवाह तंत्र हैं। इसको हम पहले 2 भागों में बांटते हैं। पहला होता है हमारा बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र और दूसरा है खंबात की खाड़ी अपवाह तंत्र। देखिए, मैं आपको इसमें बहुत सारे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगी जो इस PDF में नहीं है, तो आप उसको नोट डाउन करते रहिएगा। देखिए, जो मध्य प्रदेश में जो नदियों का अपवाह तंत्र है उसको 2 भागों में बांट सकते हैं हम। पहला बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र और दूसरा खंबात की खाड़ी का अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र जो है उसमें वह नदियाँ आएंगी या वह अपवाह तंत्र आएंगे जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरते हैं, और खंबात की खाड़ी में आएंगे जो खंबात की खाड़ी में जाकर गिरते हैं। ठीक है। जो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है उसके अंतर्गत 3 अपवाह तंत्र आते हैं आपके। पहला है आपका गंगा अपवाह तंत्र, दूसरा महानदी अपवाह तंत्र और तीसरा गोदावरी अपवाह तंत्र। और जो खंबात की खाड़ी का अपवाह तंत्र है उसके अंतर्गत उसमें भी आपके 3 अपवाह तंत्र आएंगे। पहला नर्मदा अपवाह तंत्र, दूसरा ताप्ती और तीसरा माही नदी अपवाह तंत्र। ठीक है। पहला अपवाह तंत्र आपका जो है वो गंगा अपवाह तंत्र है। जो मध्य प्रदेश का जो गंगा अपवाह तंत्र है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। ठीक है। इसमें आपकी बहुत सारी नदियाँ हैं, जैसे चंबल, छिप्रा, बेतवा, केन, सिंध, टोंस और सोन नदियाँ। ठीक है। तो इस अपवाह तंत्र में आपकी सबसे पहली नदी हम पढ़ेंगे चंबल नदी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसको आप ध्यान से सुने। देखिए, जो चंबल नदी है उसके कई नाम हैं। उसमें से मेन आपका पूछता है एग्जाम में, जैसे चर्मवती तो कई बार पूछा हुआ है, तो इसके अन्य नामों में चर्मवती, धर्मावती भी बोलते हैं, पर सबसे इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है कि चर्मवती है। ठीक है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो जो इसका उद्गम है वो आपका होता है ये महू, इंदौर जो है, इंदौर में महू जो है उसके निकट विंध्याचल श्रेणी की जाना पाव पहाड़ी से होता है। ठीक है। और समापन कहाँ होता है इसका? तो ये आपका होता है यूपी में इटावा के पास। यमुना नदी में जाकर मिल जाती है चंबल नदी आपकी, तो इसका समापन होता है यूपी में इटावा के पास, यमुना नदी में। ठीक है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो 965 किलोमीटर है और यह एमपी की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली कौन सी है? तो आपको पता होगा कि पहली नदी आपकी सबसे बड़ी जो है वो नर्मदा नदी है। ठीक है। तो इसकी लंबाई आप याद रख सकते हैं 965 किलोमीटर, और सेकंड सबसे लंबी नदी है, बड़ी नदी है मतलब मध्य प्रदेश की है। ठीक है। अब इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो प्रमुख सहायक नदियों में आपकी काली सिंध, छिप्रा, कूनो, पार्वती। ठीक है। ये आपकी उसकी प्रमुख सहायक नदियाँ आती हैं। उसके अलावा इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जल विद्युत परियोजनाएं बनी हुई हैं, जैसे गांधी सागर। गांधी सागर आपको पता होगा कि मंदसौर में है। गांधी सागर परियोजना जो है मंदसौर पे बनी हुई है चंबल नदी पे, जिसमें से 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। सेकंड आपका है राणा प्रताप सागर। ये आपका राणा प्रताप सागर है आपकी राजस्थान में है, चित्तौड़गढ़ के पास में राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है। सबसे ज़्यादा विद्युत का उत्पादन हम राणा प्रताप सागर से ही होता है, 172 मेगावाट का। और तीसरा जो है आपका जवाहर सागर है, ये भी आपका राजस्थान में है, बूंदी के पास है जवाहर सागर। और चौथा कोटा बिराज जो कि कोटा में है। जो जवाहर सागर है उसमें 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है वो राणा प्रताप सागर करता है 172 मेगावाट, और गांधी सागर से होता है आपका 115 मेगावाट। ठीक है। तो एमपी में इसका एक ही है गांधी सागर, बाकी दोनों राणा प्रताप, जवाहर और कोटा बिराज तीनों आपको राजस्थान में मिलेंगे। देखिए, जो मेन चंबल नदी है ना वो भिंड, मुरैना, ग्वालियर वाले एरिया में मतलब बीहड़ निर्माण करती है या अवनालिका अपर्दन करती कह सकते हैं। अवनालिका अपर्दन क्या होता है कि जब पानी का बहाव ज़्यादा होता है तो वो अपने साथ में मिट्टी को बहाकर लेकर जाती है। तो पहले वो छोटी छोटी नाली बनती है, उसके बाद फिर वो बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं उसके बहाव से। जैसे ये आपको फोटो देख सकते हो आप यहाँ पर, इस तरह की आकृति बनती है, स्थलाकृति बनती है। ये खासकर चंबल नदी के द्वारा होता है भिंड, मुरैना वाले एरियो में। और इसका मेन रीज़न आप जान सकते हैं कि मतलब ज़्यादा पेड़ काटने से, पशु चरण अधिक करने से, इससे क्या है कि मिट्टी का क्षरण आपका अधिक होता है। तो अवनालिका अपर्दन के लिए फेमस है चंबल नदी। ये क्वेश्चन कई बार आता भी है, और अवनालिका अपर्दन को रेंगती हुई मृत्यु भी बोलते हैं। ठीक है। ये आप देख सकते हैं,
जैसे इस प्रकार चंबल का उद्गम आपको यहाँ दिया हुआ है, इंदौर के पास यहाँ से होता हुआ ये जाती है, यहाँ से इंदौर के पास से इसका उद्गम होता है और ये यहाँ यूपी में इटावा के पास जाकर यमुना नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट आपकी जो नदी है वो है आपकी बेतवा नदी। देखिए, बेतवा को हम बेत्रवती भी बोलते हैं और शिव की पुत्री भी बोलते हैं। इसके उद्गम की बात करें तो ये आपका उद्गम होता है रायसेन जिले के कुमरा गांव से। आप इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे कि इसमें लिखा है रायसेन जिले के कुमरा गांव से इसका उद्गम होता है ना, तो कुमरा गांव से आप कुमारे समझ सकते हो। आप कुमरा गांव को कुमारे समझ लीजिए और रायसेन को राय। तो कुमारे लोग जो होते हैं वो किसी को भी बहुत राय देने के लिए बहुत बेताब होते हैं ना, कि भाई हमारी राय ले लो, हमारी एडवाइस ले लो, तो काफ़ी बेताब होते हैं कुमारे लोग किसी को राय देने के लिए। तो आप ऐसे याद कर सकते हो उसके उद्गम को। बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिले के कुमरा गाँव से होता है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई जो है वो 480 किलोमीटर है। इसके अंतर्गत कई ज़िले आते हैं, जैसे विदिशा, अशोकनगर, टीकमगढ़, गुना। देखो, क्वेश्चन ये भी आते हैं कि जैसे पूछ सकते हैं कि विदिशा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपको याद रखना है ये ज़िले, जैसे खास तो आप याद कर सकते हो। जैसे विदिशा पूछता है ना, अशोकनगर पूछ सकता है आपका, टीकमगढ़, गुना, ये जो है वो बेतवा नदी के किनारे बसे हुए हैं। इसकी जो मुख्य सहायक नदियाँ हैं वो हैं धसान, बीना और केन। ठीक है, यह नदी जो है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हुए हमीरपुर यूपी के समीप यमुना में जाकर मिल जाती है। तो ये कहाँ पर मिलती है? ये यमुना में, यूपी के पास हमीरपुर में। और अभी हमने चंबल पढ़ा था, वो कहाँ मिलती है? इटावा के पास। ठीक है, प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती मतलब उससे होते हुए बहती, मतलब उसकी जो सीमा है उससे होते हुए बहती है ये नदी। इसको देखो, इसको जो बेतवा नदी है उसको मध्य प्रदेश की गंगा बोलते हैं और बुंदेलखंड की जीवन रेखा बोलते हैं। मध्य प्रदेश की गंगा इसको इसलिए बोलते हैं प्रदूषण के हिसाब से, वो प्रदूषित, जैसे गंगा भी काफ़ी प्रदूषित है, तो प्रदूषण के आधार पर बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा बोला जाता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर बेतवा को बोलते हैं। और इसके अलावा जो मालवा की गंगा है, मालवा की गंगा किसको बोला जाता है? क्षिप्रा नदी को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सोन नदी। देखो, सोन नदी के अन्य नाम कौन कौन से हैं? सोन नदी को हम हिरण्यवाहा भी बोलते हैं, सुवर्णवती भी बोलते हैं। इसका उद्गम कहाँ से होता है? ये आपका निकलता है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की अमरकंटक पहाड़ी से, है ना, जो कि मेकाल श्रेणी है, मेकाल श्रेणी वाला एरिया है, मतलब वहाँ से निकलता है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है ये सोन नदी। इसकी जो लेंथ है वो 780 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदियाँ जो है वो जोहिला और रिहंद हैं। ठीक है, इसमें ये जो कहाँ मिलती है जाकर, ये गंगा नदी की सहायक नदी, ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। कहाँ पर? बिहार में आरा के समीप रामपुर में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। ये जो है गंगा के दाहिने तट में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है। गंगा के जो देखो, कई एक बायां तट होता है, दाहिना तट होता है, तो दाहिना तट से मिलने वाली जो गंगा की सबसे बड़ी नदी है वो सोन नदी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रख सकते हैं। और सोन नदी में एक काफ़ी फेमस परियोजना है बाण सागर परियोजना। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि आप सोने का बाण, ऐसे बाण का एक ऐसा फोटो इमेजिन करो कि जो बाण है वो सोने का बना हुआ है, तो सोने का बाण करके आप सोन नदी पर बाण सागर परियोजना निर्मित है, आप उसको ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है क्षिप्रा। क्षिप्रा जो है आपका, इसका अन्य नाम है सोमवती, पापहरणी और अवंती। ये जो है आपको पता है कि क्षिप्रा के पास मतलब उज्जैन जैसा फेमस ज़िला जो है मतलब बसा हुआ है। क्षिप्रा काफ़ी पवित्र नदी है। इसका उद्गम जो है वो कहाँ से होता है? इंदौर के पास काकरी बरनी के समीप जो वानेश्वर कुंड है वहाँ से इसका उद्गम होता है। इसकी लंबाई जो है, उसकी लंबाई देखें तो इसकी लंबाई जो है 195 किलोमीटर है। ठीक है, और इसकी सहायक नदियों में खान और गंभीर नदी है। खान जिसके पास में इंदौर बसा हुआ है, काफ़ी प्रदूषित नदी है खान नदी भी। यह जो है क्षिप्रा नदी जो है राज्य के रतलाम, मंदसौर और उज्जैन जिलों से प्रभावित होती है। तो खास क्वेश्चन तो उज्जैन के बारे में पूछता है कि उज्जैन जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और इस क्षिप्रा को मालवा की गंगा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कारण है कि इसके आसपास जैसे पवित्रता के आधार पर इसको बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मंदिर काफ़ी बने हुए हैं उज्जैन में, तो पवित्रता के आधार पर मालवा की गंगा जो हम क्षिप्रा को बोलते हैं। ये कहाँ जाकर मिल जाती है? तो ये राजस्थान के कोटा के पास जो चंबल नदी है उसमें जाकर ये क्षिप्रा नदी मिल जाती है, जो हमने पहले पढ़ चुका है अभी। ठीक है, इस नदी के तट पर उज्जैन में हर साल 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है इस नदी पर। नेक्स्ट है आपका केन नदी। केन नदी को हम शक्तिमती और कर्णवती भी बोलते हैं। शक्तिमती और कर्णवती इसके अन्य नाम में हैं। और इसका उद्गम जो होता है केन नदी का, ये होता है कटनी जिले की रीठी तहसील के निकट कैमूर पहाड़ी से होता है।
इसकी लंबाई जो है वो 427 किलोमीटर है और इसकी प्रमुख सहायक नदी जो है उर्मिल, क्योंकि उसकी सबसे इंपॉर्टेंट सहायक नदियों में एक ही है उर्मिल, तो आप इसको याद रख सकते हैं। यह जो है वो पन्ना और छतरपुर जिले से प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी में समाहित हो जाती है। इस नदी पर एक वाटरफॉल जो है पांडव वाटरफॉल करके, ये काफ़ी फेमस है इसमें, पांडव वाटरफॉल। यह नदी जो है पन्ना बाग आरक्षित क्षेत्र से होकर प्रभावित भी होती है। तो ये क्वेश्चन में कई बार व्यापम में पूछा हुआ है, MPPSC में पूछा गया है कि कौन सी नदी जो है वो पन्ना बाग आरक्षित क्षेत्र से होकर प्रभावित होती है, तो वो केन नदी है। नेक्स्ट है आपका सिंध नदी। इस सिंध नदी का जो उद्गम है वो विदिशा जिले की सिरोंज तहसील से होता है। इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी लेंथ याद रखना, आप खास नदियों की लंबाई याद रख सकते हैं। इसका समापन कहाँ होता है, तो इसका समापन होता है शिवपुरी, दतिया और विदिशा आदि जिलों में प्रवाहित होते हुए यूपी के इटावा के समीप यमुना नदी में मिल जाती है, जहाँ पर जाके चंबल नदी का समापन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका काली सिंध नदी। काली सिंध नदी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश देवास जिले के बागली गांव से। MP के देवास जिले के बागली गांव से इसका उद्गम होता है। देखो देवास से आप देव और काली को रिलेट कर सकते हैं कि देखो देव मतलब भगवान ना, तो और काली भी माता हैं, तो आप उनसे आप रिलेट कर सकते हो कि देवास जिले का बागली गांव काली सिंध से आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई 150 किलोमीटर है। इसका समापन शिवपुरी, दतिया, विदिशा आदि जिले से प्रवाहित होकर ये यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट है आपका टोंस नदी। टोंस नदी को तमस नदी भी बोलते हैं। ये आपके मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैहर से निकलती है, जो कैमूर पहाड़ी है वहाँ से इसका उद्गम होता है। इसकी लंबाई जो है वो 320 किलोमीटर है और इसका समापन होता है टोंस नदी सतना जिले से प्रवाहित होते हुए यूपी में जो इलाहाबाद है उसके निकट सिरसा में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो अभी हमने देखा था सोन नदी भी गंगा नदी में जाकर मिल गई थी और ये एक दूसरी नदी हमने पढ़ा है टोंस नदी। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ उसे लाइक और सब्सक्राइब करें। इसका नेक्स्ट पार्ट में कल लेकर आऊँगी, पार्ट 2।